कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मोदी जी हैं, कोई और होंगे? आपकी नीतियां अगर जनहित की नहीं होंगी तो एक कवि के रूप में, और मेरा तो मानना है एक पत्रकार के रूप में, आपको भी स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उनको जगाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ आपने जो नीति लाई है उससे जनहित का कहीं न कहीं से नुकसान हो रहा है, जन भावनाओं को ठेस लग रही है। अब आप ले लो, एक किसान कानून आया था, नहीं मोल की चाहत मुझको गीत मेरे अनमोल रहे, चाटुकारिता दूर रहे, बस जनहित वाले बोल रहे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज हमारे साथ एक ख़ास व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और देश दुनिया के बारे में लिखते रहते हैं। साहित्यकारों का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप देख लीजिए, दिनकर जी को देखिए, आप भवभीख को देखिए, आप कालिदास को देखिए। इन सभी लोगों ने अपने स्तर पर अपने समाज की रचना अपने हिसाब से की है। अपनी रचनाओं में उस वक्त के समाज का आईना उतारा है। हर कवि का काम यही है, हर साहित्यकार, हर कलाकार का काम यही है, अपने आसपास के समाज को अपनी रचनाओं में किस तरीके से वो प्रस्तुत करता है और किस नज़रिए से वो समाज को देखता है। हमारे साथ भी एक कवि हैं, नाम है प्रभात कुमार। बड़े कवि हैं, टीवी चैनलों पर भी आते हैं, टीवी चैनल के बारे में कम बात करेंगे। और प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक बात कही जी, बड़े चैनल। मेरा मानना है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप जन पत्रकार हो, और मैं भी जब किसी मंच पर जाता हूँ तो अपने आप को जन कवि कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे कोई अभिलाषा नहीं कि लोग मुझे किस श्रेणी में रखते हैं। मेरा मानना है कि आपकी रचनाएं, आपका काम। धाराओं की कविता नहीं करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। अगर धाराओं की कविता तो फिर तो वो चारण भाटों का काम हो गया। अच्छा, किसका? चारण भाट होते थे। हाँ। जब बड़े बड़े राजा अपने दरबार में एक वर्ग विशेष को रखते थे, उनको चारण भाट बोला जाता था। वो सत्ता के इर्द गिर्द राजा की विशेषताओं का वर्णन किया करते थे, भले वो राजा बिल्कुल ही निरंकुश हो, बिल्कुल ही जन विरोधी हो, जनता जिससे खुश न रहती हो, लेकिन वो जो उनके दरबारी कवि होते थे वो उस राजा का गुणगान किया करते थे। जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, आज भी हैं। आज भी हैं? आज भी हैं। और मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं कि जिस विधा से मैं आता हूँ उसमें भी है, और जिस विधा से आप आते हो उसमें भी है। अच्छा। तो ये समाज की विडंबना है। मेरा मानना है कि आप का कर्म समाज को, जो पीड़ित, शोषित, वंचित, या सबसे बड़ी बात जो हमारे बापू कहा करते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो प्रगतिशीलता है वो पहुंचनी चाहिए। क्या आज पहुंची है? क्या कभी भी साहित्य अपना वो काम कर पाया है जिसका वो हमेशा से दावा करता है कि हम जनता की आवाज़ उठाते हैं? और क्या कोई साहित्यकार क्रांति ला पाया है कभी? जी हाँ। मैं आपको साहित्यकारों की श्रेणी में, जैसे अभी आपने नाम लिया कालिदास, उस समय बाबा कबीर। बाबा कबीर बनारस की घाटों पे, आप गौर करना इस चीज़ को, जब हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का शासन था और ब्राह्मणों का वर्चस्व था काशी के अंदर, उस बनारस के घाट पे बैठ कर के हमारे बाबा कबीर कहते हुए चलते हैं, वो हिंदुओं के लिए कहते हैं, ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, एते तो चक्की भली कूट खाए संसार। और चक्की का पत्थर ज्यादा बेहतर है। ये बनारस के घाट पे बैठ कर के वो कह रहे हैं। सही बात। तो क्या व्यवस्था को चैलेंज करना, और क्या, देखिए हम बड़ा ही रोमांटिसाइज करते हैं कविता को कि हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। क्या
उस साहित्य की भी आज जगह है जब हम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका की बात कर सकते हैं, या हम सिर्फ खूबसूरती की बात कर सकते हैं, महिलाओं की बात कर सकते हैं इसमें। तो क्या कविता ने इस सब को बहुत ही निचले स्तर पर लाकर नहीं रख दिया है कि महिला हैं तो सिर्फ उनकी खूबसूरती के बारे में बात होनी चाहिए, उनकी सौंदर्य के बारे में बात होनी चाहिए? तो ये दो तरफा सवाल है मेरा। तो क्या उस तरह का साहित्य भी अपनी जगह आज भी रखता है, या फिर उसी तरीके का साहित्य होना चाहिए जो समाज में क्रांति की बात करे? नहीं, देखिए, साहित्य की में भी विभिन्न विधाएं हैं। हाँ, रस की है, श्रृंगार की है, ओज की है। हर व्यक्ति हर प्रकार का साहित्य नहीं लिख सकता, और जो लिख सकता है वो फिर निराला, दिनकर जैसे महारथियों में उनकी गिनती होती है। मेरा मानना है कि आज जो स्थिति है इस देश में, हाँ बिल्कुल आपने एक बात कही नारी की, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज भले संविधान के हिसाब से उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हों, लेकिन मैं जिस जगह पे जाके देखता हूँ, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनमें इनका स्थान आज भी कहीं न कहीं से हमें नगण्य नजर आता है। मेरा मानना है उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बल प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसे आप शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, वैसे ही आप नारियों की बातें भी करें। समानांतर व्यवस्था, अगर आप भारत को सही अर्थों में फिर से विश्वगुरु जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता विश्वगुरु की परिभाषा क्या होती है, मेरा तो यही मानना है। आपके नज़रिए में क्या है? नहीं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रहा हूँ। वो एक बात कहा करते थे, मैंने एक जगह पढ़ा कि वो कहते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति या किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति के हिसाब से ही आकलन उनका करना चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति क्या है? मेरा मानना है आज के समय में, बेहतर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, भले हम देवी की बात करते हैं, हम तो उस देश में है जहां ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन क्या ये सही अर्थों में जमीन पर दिखाई देता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत बुद्धिमान, बहुत निडर, 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त करने वाली। लेकिन मुझे अनवरत वो चीज़ चाहिए, इस देश को 2 लोग हैं, एक मर्द और एक औरत, एक स्त्री एक पुरुष, इनको समानांतर व्यवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ समय काल के लिए आए और फिर वो विलुप्त हो गए। आप ये नहीं समझते कि जो व्यवस्था इंसान को इंसान नहीं मान रही है ना, उसने वर्ण व्यवस्था बनाई इसी समाज ने, या मैं कहूँगा उस समाज के एक छोटे से हिस्से ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई जो कि कहता है कि सिर्फ मैं इंसान हूँ, बाकी मुझसे जो अलग हैं वो मुझसे कम इंसान हैं। तो क्या वो आज महिला पुरुष को बराबरी देने की स्थिति में है? जो इंसान को इंसान नहीं मान रहा हो, महिला पुरुष को बराबरी कैसे दे सकता है? बिल्कुल आपने सही बात कही। मेरा मानना आज के समय में, जब हम इतनी प्रगति के दौर में हैं, तो मेरा मानना यह है कि देश के अंदर 2 प्रकार का वर्ग है। एक वर्ग जो पूंजीपतियों का है, दूसरा वर्ग जो श्रमिकों का है। श्रमिक कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भी काम कर रहे हैं वो भी श्रमिक ही हैं। तो एक तो श्रमिक है और दूसरा पूंजीपति है। आज आप अगर बात करें तो मेरा मानना है कि इनके उद्धार, इनके उत्थान की बातें हों, स्वतः जो आप चंद लोगों की बात कह रहे हैं उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। फिर जो आप इंसानों को इंसान न मानने की बात कह रहे हैं या जो भी वर्ण व्यवस्था की बात करें, सब कुछ विलुप्त हो जाएगा। बस आप इकोनॉमिकल जस्टिस की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू करवाइए। जी, ये इकोनॉमिकल जस्टिस की बात हम कर रहे थे। कैमरा चालू होने से पहले आपने ये बताया था कि इकोनॉमिकल जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है सोशल जस्टिस से। किस तरीके से?
जब तक सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति बराबर नहीं होगा, उसे भले ही आप आर्थिक रूप से ऊंचा उठा दीजिए, तो उसकी सामाजिक स्थिति तो वही बनी रहेगी ना। अगर कोई व्यक्ति SDM DM बन जाता है, लेकिन अगर वो सामाजिक रूप से दबा हुआ है, तो कोई अपर कास्ट भी आता है ना उसके पास, तो वो बात पहले तो सर करेगा, बाद में जाति सूचक गाली दे के निकलता है। भले ही जो SDM है वो इकोनॉमिक लेवल पे तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सामाजिक लेवल पे तो वो अब भी नीचे है। तो वो कैसे समझेंगे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी कैसे है? आपको मैं बता दूं, हर युग में हाँ, कुछ लोग, चंद लोग ऐसी मानसिकता के होंगे हैं। मैं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात इसलिए कहता हूं कि आज दुनिया अर्थ प्रधान हो चुकी है। आर्थिक रूप से अगर सशक्त होंगे तो ये जो आप सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप देखना समाज के जो जिनको आप शोषित, वंचित, अछूत कहते हैं, समाज में जिसको अछूत आप कहते हैं, मैंने कई सवर्णों को भी देखा है उनके पांव छूते हुए। उत्तर प्रदेश में इसका एक उदाहरण था। तो मैं बिल्कुल जो भी बात कह रहा हूं, आप व्यावहारिक तौर पर इस चीज़ को अगर देखें, अगर आर्थिक रूप से इन लोगों को सबल कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये गरीबी, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों की जननी तो आर्थिक विषमता ही है, और इनके कारण ही आर्थिक विषमताएं आती है। आप भी जानते हैं, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए जब आप ये कह रहे हैं कि पैसा जो है वो जाति को खत्म कर देता है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, और इसका उदाहरण भी मैंने दिया है। आप व्यवहारिक तौर पर इन चीज़ों को देखें, भले सामने आकर के कोई ना बोलता हो, लेकिन मैंने कई जगह देखे हैं ये चीज़, और मैं चाहता भी हूं कि देश में आर्थिक सशक्तिकरण उन व्यक्तियों का हो जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पे हैं, और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, स्वतः सामाजिक सशक्तिकरण होगा। आप विश्वास रखें। आप जिन टीवी चैनलों पे आप दिखाई देते हैं, वहाँ पर इन सभी तरह की बातों का कितना स्पेस मिलता है, कितना आपको अलाउ किया जाता है कि ये सारी बातें आप बोल सकते हैं अपनी रचनाओं के थ्रू? देखिए, हर समय सत्ता बदलती रहती है, उसी के हिसाब से व्यवहारिकता भी बदलती रहती है। एकदम सत्य है कि आज आप बहुत कुछ इन चीज़ों के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि आपको बुलाया जाता है जिन बातों को रखने के लिए, वो फिक्स स्पेस होता है। तो हाँ, रचनाएं हैं, कवि स्वतंत्र होता है। मैं लिखता हूँ उन रचनाओं को जिसमें उनकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं तर्क के आधार पर लिखता हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते, न रोका जाता है। मैं तो अपना टीवी चैनल ये नहीं बोलते कि भैया मोदी जी के खिलाफ कोई मत बोलना, कविता मत सुनाना, या फिर सरकार के खिलाफ मत सुनाना कुछ? मैं व्यक्ति दी गई है कभी? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं करता। मैं व्यवस्था की बात करता हूँ। व्यवस्था की, ठीक। मोदी जी हैं, कोई और होंगे। आपकी नीतियाँ अगर जनहित की नहीं होंगी, तो एक कवि के रूप में, और मेरा तो मानना है एक पत्रकार के रूप में, आपको भी स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उनको जगाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ आपने जो नीति लाई है उससे जनहित का कहीं न कहीं से नुकसान हो रहा है, जन भावनाओं को ठेस लग रही है। अब आप ले लो, एक किसान कानून आया था, हमने कहा था, पूछा था, सवाल पूछा था सरकार में बैठे लोगों से। हमने दो पंक्ति मुझे याद आ रही है। हाँ जी, हमने पूछा था कि जहाँ सड़कें वारी वारी है, वारी का मतलब पानी भी होता है, जहाँ सड़कें वारी वारी, उस वक्त बरसात का मौसम था, दिल्ली की सड़कों पे, आज भी आप देख रहे हैं, अभी मौसम है बरसात का, देखिए कैसे जलभराव की स्थिति है बहुत सारी जगहों पे। मैंने लिखा था कि जहाँ सड़कें वारी वारी है और सड़कों पे डटे हलधारी है, यह व्यथा हस्तिनापुर की है जहाँ बैठे सत्ताधारी। क्या बात है, यह व्यथा हस्तिनापुर की है जहाँ बैठे सत्ताधारी। और मेरी बात आप करेंगे, मैं तो
सत्ता से सवाल करने का काम किया हूँ आज तक। हरिओम पवार वाला भी किस्सा सुना दीजिए जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर कि मैं उस पंक्ति को रखता हूँ। मैं रखता हूँ कि इस समय के दौर में ये बातें बहुत मायने रखती है कि जब मैं कहता हूँ कि मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के दरबारों में, मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के दरबारों में, मेरा दिनकर नहीं छुपेगा गुर्बत के अंधियारों में। मैं कबीर की काठी बनकर रोज मोहब्बत गाऊंगा, मैं कबीर की काठी बनकर रोज मोहब्बत गाऊंगा। मानवता है धर्म बड़ा इस उक्ति को दोहराऊंगा, मानवता है धर्म बड़ा इस उक्ति को दोहराऊंगा। भारत की पावन माटी से नफरत बीज मिटाऊंगा और नागार्जुन की परिपाटी बन सत्ता को हरकाऊंगा, नागार्जुन की परिपाटी बन सत्ता को हरकाऊंगा। जब जब दिल्ली काम करेगी, मेरी इस बात को कोट करना जी, कि जब जब दिल्ली काम करेगी जनता को भरमाने का, चाहे वो कृषि बिल हो या अन्य जो भी बिल जिसको वापस भी लिया गया, कि जब जब दिल्ली काम करेगी जनता को भरमाने का, गीत मेरे आवाज बनेंगे इंकलाब फैलाने का, गीत मेरे आवाज बनेंगे इंकलाब फैलाने का। और मैं विरोध की ज्वाला बन, मैं विरोध की ज्वाला बन सिंहासन को हरकाऊंगा, सूरों की शोणित की प्यासी सत्ता को धिक्कारूंगा, सूरों की शोणित की प्यासी सत्ता को धिक्कारूंगा। और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपने बार बार सवाल मुझसे किया है कि वहां गए तो क्या पूछा गया, कैसे पूछा जाता है, स्पेस मिलता है नहीं मिलता, मैं उस बात को कह रहा हूं कि नहीं मोल की चाहत मुझको, जिस प्रकार का मोल आप देख लें, पब्लिसिटी का, पैसा का, जिस प्रकार का देख लें, नहीं मोल की चाहत मुझको, गीत मेरे अनमोल रहे, चाटुकारता दूर रहे बस जनहित वाले बोल रहे हैं, चाटुकारता दूर रहे बस जनहित वाले बोल रहे हैं। और अंतिम दो पंक्ति है कि लाल क्रांति या भगवाई, लाल क्रांति या भगवाई नहीं हमारी भाषा है, राष्ट्र सुरक्षित रहे हमेशा बस इतनी अभिलाषा है, राष्ट्र सुरक्षित रहे हमेशा बस इतनी अभिलाषा है। अच्छा, एक थोड़ा क्रिटिकल सवाल ये है कि क्या कवियों ने इस देश में होने वाले जातीय शोषण पर लिखने से वो सभी बचे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े कवि रहे वो सवर्ण रहे, ठीक है, आप हमारे राष्ट्र कवि रहे दिनकर जी, वो भी सवर्ण समाज से थे, तो क्या इन लोगों ने जो जातीय भेदभाव इस देश में रहा, जो जातीय एट्रोसिटी इस देश के बड़े वर्ग ने देखी, ज़्यादातर वर्ग ने जो देखी है, क्या उस चीज़ को इग्नोर किया गया है? आपको लगता है ऐसा? मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, दिनकर जी की दो पंक्ति, कि जब जमींदारी प्रथा अपने चरम पे हुआ करती थी, जिस शोषण की बात आप कर रहे हो जी, उस वक्त राष्ट्र कवि इसलिए दिनकर थे कि उस वक्त उन्होंने लिखा था, जमींदारों, वो आते भी जमींदार वर्ग से थे। हाँ, आप कह रहे हो तो मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। और उनके विरुद्ध उन्होंने कहा था कि ओ मदहोश, बुरा फल है सूरों के सोनित पीने का, देना होगा तुम्हें एक दिन गिनगिल मोन पसीने का, देना होगा तुम्हें एक, ये दिनकर ने लिखा था, मेरा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए आप समझो इस चीज़ को, होता क्या है कि जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, हम कभी हर तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो व्यवस्था अपने अनुकूल उन चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल देती है, और हमारी बहुत सारी रचनाएं बक्से में बंद होकर रह जाती हैं। तो दिनकर ने भी लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था उन्होंने, लेकिन वो एक वक्त, एक दौर था जो वो रचनाएं ने आके कुछ और रचनाएं आती हुई चली गई। वो लिखते थे कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चलाते हैं, माँ की गोदी में चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, ये दिनकर नहीं लिखा था। तो ऐसा कभी कोई जाति का नहीं हो सकता, जो कभी अपने आप को कहता है उसकी कोई जाति नहीं हो सकती, उसका कोई वर्ण नहीं, कभी की जाति नहीं हो सकती, कभी की ना जाति हो सकती है, ना वर्ण हो सकता है, ना ही उसका कोई धर्म हो सकता है। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कवि का एक ही धर्म है। बहुत बड़े बड़े जो कवि हैं, ठीक है, वो तो धर्म की गाथाएं बहुत बहुत गाते हैं, आप समझ रहे हैं कहाँ है मेरा इशारा? तो राम की कहानी गाएंगे, राम मंदिर की कहानी गाएंगे। आपके हिसाब से आपके राम क्या हैं? भले ही राम फिक्शनल हो सकते हैं, एक नास्तिक होने के तौर पे मैं नहीं मानता कि राम असलियत में थे, मैं कहता हूँ राम गढ़ित किरदार भी हैं, किसी ने गढ़ा है राम को खुद, ठीक है, लेकिन एक खूबसूरत किरदार तो हैं, ठीक है। तो आपके राम कैसे हैं?
मेरा मानना है कि मैं उस राम का उपासक हूँ जो माता शबरी के जूठे बेर खा रहे हो। क्या ये सोशल जस्टिस नहीं है? हाँ। मैं उस राम का उपासक हूँ जो ब्राह्मण रावण का वध करते हैं। मैं उस राम का भी उपासक हूँ जो एक धोबी, जो अभी समाज में आप कहते हो चौथे वर्ण के हिसाब से, हाँ। एक धोबी की बात पर अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं। तो राम में त्याग, समानता और शौर्य तीनों का समागम है। मैं उस राम को मानता हूँ, मैं उस राम का उपासक हूँ। और जो भ्रांतियां हैं, अब भ्रांतियों को रहने दो। मैं तो ये कहता हूँ ना कि गन्ने के अंदर चीनी होती है, दिखती नहीं है। हाँ। आप बस उनसे अच्छाइयाँ लो। बाबा कबीर इसीलिए जन कवि थे कि उन्होंने सबको पढ़ा, सबको सुना, सबको देखा, लिखना नहीं जानते थे। लोग कहते हैं अनपढ़ थे। अरे वो कहने वाले अनपढ़ होंगे, जो इतनी बड़ी बातें लिखता हो वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? आप सोचना मेरी बात को। और प्रमाण, उनकी लिखी हुई रचनाएं आज घर घर जन जन तक बोली जाती है, गाई जाती है, और लोग उस आधार पर अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये है हमारा मूल, कवियों का, पत्रकारों का। मेरा मानना है ना आपका कोई आप व्यक्तिगत तौर पर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, उसके तौर पर इन चीज़ों से आपका वास्ता नहीं होना चाहिए। जो दिखे वो लिखे। प्रभात कुमार को सुन रहे थे आप। ये कहते हैं कि कवि का, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वे सभी के होते हैं, सभी के बराबर से होते हैं। क्या इन्हीं जैसी ये व्यवस्था नहीं बन सकती है? बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ मैं आपको कि मैं बहुत ही आशावान हूँ इस दुनिया के बारे में, लेकिन आशावान रहना ज़रूरी है। अगर आशावान रहेंगे तभी क्रांति की गुंजाइश रहेगी। क्रांति में आशा है, इसको समझिए। क्रांति और आशा साथ में चलते हैं। आप इनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमति और असहमति होनी बहुत ज़रूरी है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। और आपने, हो सकता है दोबारा भी बात करते रहें। अरे कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। और देखते रहिए ऐसे ही इंटरव्यूज। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।